कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी कमरे में जैसे ही कोई और आता है, आप थोड़े बदल जाते हैं? या किसी के होने भर से आपकी आवाज़, आपकी हंसी, यहाँ तक कि आप क्या पसंद करते हैं, वो भी बदल जाता है? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये बड़ा आम सा अनुभव है वैसे। हम कोशिश करेंगे समझने की फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र के कुछ विचारों को, पर बहुत ज़्यादा गहरी फिलॉसफी की बातें नहीं, आसान शब्दों में। खास तौर पर दो चीजें। एक तो ये कि कैसे दूसरों की नजर उनका देखना भर हमें एक तरह से क्या कहते हैं बांध देता है। और दूसरा ये कि कैसे हम अक्सर खुद को ही धोखा देते हैं, मतलब खुद से झूठ बोलते हैं। सार्त्र इसे आत्मवंचना कहते थे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसी एहसास से कि कोई हमें देख रहा है। सार्त्र ने एक जगह कहा था, नर्क दूसरे लोग हैं। ये सुनने में बड़ा कठोर लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर उनका मतलब ये नहीं था कि लोग बुरे होते हैं। वो असल में उस अनुभव की बात कर रहे थे जब हमें पता चलता है कि हमें देखा जा रहा है, हमें परखा जा रहा है। सार्त्र इसी को नजर कहते थे। ये वो पल है जब आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इस बात से सचेत हो जाते हैं कि कोई आपको वो काम करते हुए देख रहा है। अच्छा। जैसे वो एक उदाहरण है ना उनका, कोई है जो दरवाजे के छेद से झांक रहा है हाँ हाँ। और वो पूरी तरह अपने काम में डूबा है, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। और सब बदल जाता है। हाँ, फौरन वो एकदम से शर्मिंदा हो जाता है, जैसे पकड़ा गया हो। अब वो सिर्फ झांकने वाला नहीं रहा, वो किसी की नजर में झांकता हुआ एक ऑब्जेक्ट, एक चीज बन गया। उसकी वो पहले वाली आजादी जैसे चली गई कि कब गुस्सा छुपाना है, कब जबरदस्ती मुस्कुराना है। शर्म का जो एहसास है वो इसी से जुड़ा है। डर कि दूसरे हमें वैसा नहीं देख रहे जैसा हमें दिखना चाहिए या जैसा हम सोचते हैं कि हमें दिखना चाहिए। एक समाजशास्त्री थे चार्ल्स कूली, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ के बारे में, कि हम खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा हम सोचते हैं कि दूसरे हमें देखते हैं। ये सार्त्र की नजर का ही एक सामाजिक रूप है एक तरह से। और सोचिए जब ये नजर पहले से ही तयशुदा सोच, मतलब पूर्वाग्रहों से भरी हो। हाँ, ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी खास कपड़े पहने इंसान को शक से देखना, हम्म। या व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से ऐसे बात करना जैसे वो बच्चा हो। यहाँ तो ये नजर सिर्फ असहज नहीं करती, ये एक तरह का हमला बन जाती है ना? उस इंसान के होने पर ही सवाल उठाती। सही बात है। तो जब ये नजर इतनी भारी हो जाती है और कभी कभी नाइंसाफी भरी भी, तो इंसान खुद को बचाने के लिए क्या करता है? यहीं पर सार्थ का वो दूसरा आइडिया आता है, आत्मवंचना का। आत्मवंचना मतलब खुद से झूठ बोलना, अपनी असलियत छुपाना। हाँ, बिल्कुल। ये वो हालत है जब हम अपनी आजादी, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। हम खुद को यकीन दिला देते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं, कि हालात ही ऐसे थे या समाज ऐसा है। सार्थ का एक कोट है, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं और मैं वो हूं जो मैं नहीं हूं। मतलब हम एक अजीब से विरोधाभास में जीते हैं। अच्छा। जैसे कोई नौकरी हमें बिल्कुल पसंद नहीं, पर हम खुश होने का नाटक करते हैं, या जो हम असल में हैं उसे छुपाकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं डर के मारे। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था। एक लड़की ने लिखा था, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी, ये सपना उसके माँ बाप का था। उसने सालों तक ये नाटक किया और अंदर ही अंदर वो खत्म होती गई। और मजे की बात यह है कि समाज अक्सर ऐसे ही दिखावे को, ऐसे नकाब को ही शाबाशी देता है। बिल्कुल। सार्त्र ने एक वेटर का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया था। एक ऐसा वेटर जो जरूरत से ज्यादा वेटर जैसा बर्ताव करता है। अच्छा, कैसे? मतलब उसकी चाल ढाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना सधा हुआ, इतना मैकेनिकल, जैसे वो कोई रोल प्ले कर रहा हो। वो सिर्फ वेटर का काम नहीं कर रहा, वो वेटर होने की भूमिका को जी रहा है। उसने अपनी आजादी, अपनी असलियत को उस भूमिका के पीछे कैद कर दिया है। वो समाज की दी हुई पहचान को ओढ़ रहा है, अपनी चुनी हुई नहीं। ये तो कुछ साइकोलॉजी की सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी जैसा लग रहा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। कि हमारा जो असली मैं है और जो आदर्श मैं जैसा हम बनना चाहते हैं, या अपेक्षित मैं जैसा दूसरे हमें देखना चाहते हैं, है उनके बीच जितना ज्यादा गैप होगा, उतना ही ज्यादा तनाव, चिंता, डिप्रेशन बढ़ेगा। हाँ, हम सिर्फ परेशान नहीं होते, हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। प्यार में तो ये नजर और खुद से झूठ का खेल बहुत चलता होगा। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, वादे होते हैं, कस्में होती हैं। लेकिन सार्थ का मानना था कि जिसे हम अक्सर प्यार कहते हैं, वो असल में दूसरे इंसान की आजादी पर पूरी तरह कब्जा करने की एक कोशिश होती है। कब्जा? हाँ, हम चाहते हैं कि दूसरा हमें प्यार करे, लेकिन सिर्फ प्यार ना करे, बल्कि वो अपनी पूरी आजादी के साथ हर पल, बिना किसी शर्त के, सिर्फ हमें ही चुने। पर ये तो हो ही नहीं सकता।
कोई भी इंसान हर पल पूरी आजादी से सिर्फ एक ही चीज कैसे चुन सकता है? ये तो नामुमकिन मांग है। बिल्कुल। और क्योंकि ये नामुमकिन है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, डर लगता है, फिर हम चालाकियां करते हैं, मांगे रखते हैं, कभी कभी सजा भी देते हैं। कुछ भी करके हम दूसरे की आजादी को कम करने की कोशिश करते हैं, उसे बांधने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूरी तरह आजाद इंसान वो तो कभी भी छोड़कर जा सकता है। इसीलिए सार्त्र को लगता था कि प्यार में टकराव होना तय है। या तो आप अपनी आजादी कुर्बान कर देते हैं वो बनने के लिए जो दूसरा चाहता है, या आप उसकी आजादी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके साथ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक डर भी रहता है साथ में। डर? कैसा डर? दाय कि अगर वो सच में पूरी तरह से आजाद हो गया या हो गई तो शायद हमें छोड़ के चला जाए। ओह हाँ, ये बात तो है। और इसी डर से फिर वो जलन, अधिकार जताना, पोजेसिवनेस जिसे कहते हैं, वो भावनाएं पैदा होती हैं। तो ये शायद प्यार नहीं बल्कि दूसरे की जो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी, उसका डर है। मतलब प्यार से ज्यादा डर हावी हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। इस नजरिए से देखें तो प्यार कोई बहुत सुरक्षित या सेफ या निस्वार्थ चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला तनाव है, एक खिंचाव। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक स्थायी तनाव। अच्छा, अब रिश्तों से थोड़ा हटकर देखें तो समाज कैसे कुछ समूहों को नेगेटिव तरीके से दूसरा बना देता है? ये होता कैसे है? देखिए, यहाँ ये तर्क दिया गया है कि ये प्रक्रिया अक्सर शब्दों और श्रेणियों से शुरू होती है, मतलब फिजिकल नुकसान से पहले। शब्दों से कैसे? जैसे किसी को बस एक लेबल दे देना, यहूदी, अरब, क्वेयर या गरीब, इन खांचों में डाल देना। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज भी होता है। बिल्कुल। आज के नस्लवाद में या अजनबियों से नफरत, जेनोफोबिया जिसे कहते हैं, उसमें साफ दिखता है। पर ऐसा करते क्यों हैं लोग? मतलब वजह क्या है? एक वजह ये बताई गई है कि अपनी जिम्मेदारी या अपने अंदर के जो मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका सामना करने के बजाय किसी बाहरी दुश्मन पर दोष मढ़ना आसान लगता है। अच्छा, मतलब बच निकलना एक तरह से। हाँ, इसे अपनी आजादी की जो जिम्मेदारी है उससे भागना बताया गया है। और स्रोतों में इस बात पर भी जोर है कि ऐसी नाइंसाफी के सामने अगर हम चुप रहते हैं तो वो भी एक तरह की मिलीभगत है। सही बात है, चुप रहना भी गलत है। हाँ, और ये जो दूसरों को देखने का नजरिया है वो उन्हें इंसानियत से महरूम करने का हथियार बन जाता है। जब हम किसी को सिर्फ एक लेबल से देखते हैं तो उसकी पूरी इंसानियत को अनदेखा कर देते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। शायद इसी संदर्भ में कहा गया है कि नरक दूसरे लोग हैं। हाँ, शायद इसी का मतलब ये है, जब हम दूसरों से उनकी इंसानियत छीन लेते हैं, उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट या लेबल की तरह देखते हैं, तो वो स्थिति नरक जैसी हो जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, एक और विचार है जो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं बल्कि एक सजा है, एक बोझ, कंडेमनेशन। इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका मतलब थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि हम फंडामेंटली आज़ाद हैं, मतलब हम चुनने के लिए अभिशप्त हैं, कंडेम्ड हैं। चुनने के लिए मजबूर? हाँ, और हम अपने हर चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं, यहाँ तक कि कुछ न चुनना भी एक चुनाव है। तो हम किस्मत या हालात को दोष नहीं दे सकते? पूरी तरह से नहीं। हाँ, दूसरे लोग हमें देखेंगे, जज करेंगे, हमें अपनी सोच के दायरे में फिट करने की कोशिश करेंगे, ये सब होगा, लेकिन आखिरी चुनाव हमारा ही होता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन ये जिम्मेदारी तो बहुत भारी लगती है, हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार होना। बिल्कुल भारी है, और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग इस जिम्मेदारी से भागते हैं। वो समाज की दी हुई भूमिकाएं निभाते हैं या सिस्टम को दोष देते हैं, मतलब आसान रास्ता चुनते हैं। हाँ, इसे ही बैड फेथ या बुरी नियत कहा गया है, अपनी आजादी की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसके उलट प्रामाणिक होना, ऑथेंटिक होना, यानी दूसरों के विचारों के बावजूद, उनकी नजर के बावजूद अपने अनुसार जीना, उनकी दी हुई परिभाषाओं से खुद को परिभाषित होने से इनकार करना। लेकिन ये तो सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसे आसान नहीं बताया गया, क्रूर कहा गया है इसे, क्योंकि इसमें अक्सर टकराव होता है, अकेलापन भी महसूस हो सकता है। पर इसे ही उस नरक से, यानी दूसरों की नजर से तय होने वाली कैद से निकलने का रास्ता माना गया है। तो मकसद दूसरों की नजर से बचना नहीं है? नहीं, मकसद उसके असर को खत्म करना है। उनकी मंजूरी या उनके प्यार की तलाश करने के बजाय सिर्फ अपने होने को चुनना, बस होना।
तो संक्षेप में आज हमने प्यार और आजादी की जो उलझन है उस पर बात की। हाँ, और ये भी कि समाज कैसे डर के कारण दूसरों को गढ़ लेता है। और फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो भारी मांग है, जो जिम्मेदारी है और प्रामाणिक होने की जरूरत, इस पर भी कुछ गहरे विचारों को हमने छुआ। बिल्कुल। सार यही निकलता है कि रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें आज़ादी का डर होता है। नफरत कई बार जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका बन जाती है, और सच्ची आज़ादी वो एक भारी चुनाव है जिसके लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत चाहिए, प्रामाणिक होने की, बाहरी दबावों के बावजूद अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने की। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए कुछ सोचने के नए बिंदु लाई होगी। क्या ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी था? हाँ, अपने विचार हमें जरूर बताएं, और ये भी कि हम इस तरह की थोड़ी गहरी बातों को और बेहतर तरीके से आपके सामने कैसे रख सकते हैं।